वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं मान के चल रहा हूं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, इस बिंदु को ए मान के चला मैं, उस बिंदु को बी नाम दिया। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इनके मध्य की दूरी कितनी होती थी, 2a। तो मैं ये डिस्टेंस लेके चला a और ये डिस्टेंस लेके चला a, कितनी हो गई 2a। ये इसका केंद्र है, द्विध्रुव का केंद्र। ध्रुव जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अतिरिक्त दूरी पर रखे हों तो ये जो निकाय बनता है इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हमें करना क्या है, इसकी निरक्ष क्या होगी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक जो रेखा है उसे हम कहते हैं निरक्ष। तो ये इसकी निरक्ष होगी, ठीक है। अब इस निरक्ष पर मैं मान के चल रहा हूं उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P। केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो ठीक है। अच्छा, इस प्लस आवेश के कारण यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, चाहे उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की ओर। प्लस आवेश के कारण कहाँ होगी, बाहर की ओर। और इस माइनस आवेश के कारण चाहे परिणाम कुछ भी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। क्लियर है, ये अंदर की ओर होगा और प्लस आवेश कारण बाहर की ओर। मैं मान लेता हूं प्लस आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E1 वेक्टर, और जो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब हमें जरूरत पड़ने वाली है इस दूरी, या तो मैं कहूं PB या फिर PA, इन दोनों डिस्टेंसों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम ये डिस्टेंस निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है POB, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हो गए यहाँ पे हमारे पास PB का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार क्या हो गया A स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर R स्क्वायर। अच्छा, हमें वैल्यू किसका चाहिए, PB का। तो PB का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो यहां से PB का वैल्यू हम देखें तो कितना आ गया हमारे पास, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, यदि हम AP का वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी कितना होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट क्यों होगा, ध्यान दीजिए, सेम समकोण त्रिभुज ये बन रहा है POA, और यहाँ पर भी आधार A है और लंब कितना है, R है। तो ये वैल्यू भी सेम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। ध्यान दीजिए, मैं निकाल रहा हूं पहले प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्लस आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है, E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर जो है हमारे पास हो गया कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या डिस्टेंस होती है, तो R कितना है, यहाँ से ले, इस प्लस Q आवेश से P तक की डिस्टेंस है हमारे पास रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसका होगा होल स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ।
अच्छा, इसकी दिशा अगर हम बताना चाहें तो प्लस आवेशकरण बी से पी की ओर है, तो मैं लिख रहा हूं बीपी दिशा में। ठीक है, तो इवन वेक्टर हमारे पास आ गया है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दिशा है इसकी बीपी दिशा में। ठीक है, अब सेम मैं निकालने वाला हूं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हम निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमने मान के चलिए है E2 वेक्टर। ठीक है, E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसके लिए भी डिस्टेंस जो है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसकी दिशा होगी पी से ए की ओर, तो इसकी दिशा होगी पी ए दिशा में। अच्छा, E1 और E2 वेक्टर का यदि मैं परिमाण देखूं तो ये KQ अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी KQ अपन ए स्क्वायर आर स्क्वायर है। मतलब हमको समझ में आता है कि E1 वेक्टर का परिमाण जो है वो बराबर है E2 वेक्टर के परिमाण के। यदि केवल परिमाण की बात करो तो मैं E1 वेक्टर की जगह E2 वेक्टर और E2 वेक्टर की जगह E1 वेक्टर नोट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें पता चला कि E1 वेक्टर बराबर है E2 वेक्टर के। अच्छा, आपसे कहा जाए कि एक वस्तु पर बल लग रहा है 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो इस पर परिणामी बल हम कह देंगे कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहे परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अब यदि मैं आपसे कहूँ 10 न्यूटन बल इस वस्तु पर इधर लग रहा है, 10 न्यूटन बल यही इधर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल बल 20 न्यूटन। एक दिशा में हो तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं है। E1 वेक्टर की दिशा और E2 वेक्टर की दिशा ना तो विपरीत है और ना एक दिशा में, तो हम क्या करने वाले हैं, इनको घटकों में विभाजित करेंगे ताकि हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर सकें। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ किए देता हूं और घटकों में विभाजित करेंगे। अब हम ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। ठीक है, तो जो कोण बनाता है उसकी जिसके साथ कोण होता है वो घटक हो जाता है E1 cos थीटा, जिसके साथ थीटा होता है वो घटक होता है खुस खुस तो cos थीटा। अब जिसके साथ थीटा नहीं है वो हो जाता है साइड, तो ये वाला घटक हो गया इसका E1 sin थीटा। ठीक है, जिसके साथ थीटा है वो खुस खुस तो cos, और जिसके साथ नहीं है वो दुखी दुखी तो सैड सैड तो sin थीटा। अच्छा, इसको भी E2 वेक्टर को भी घटकों में विभाजित कर लेता हूँ, ये थीटा, तो ये हो गया E2 cos थीटा। ठीक है, अब इसका साइन घटक इधर होगा, साइन घटक E2 sin थीटा। ठीक है, सेम जिसके साथ थीटा वो खुश, जिसके साथ थीटा नहीं वो सैड तो sin थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 का परिमाण है समान, ये 5 तो ये भी 5 यहां से हमें दिख रहा है, और इनकी दिशा है अलग। ठीक है, अगर ये 5 न्यूटन बल है तो ये भी तो 5 न्यूटन बल है, और विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो दोनों बल क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ऐसा ही है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। तो यदि मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, निरक्ष पर, तो मैं इसे लिख लेता हूं निरक्ष। तो कितनी हो जाएगी, ये दोनों E1 sin थीटा E2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। यदि बल समान है दिशा विपरीत है तो शून्य परिणाम। तो ऐसा ही इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस कारण होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos घटकों के कारण होगी, ये तो दोनों हो गए निरस्त। तो ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
मैंने कहा केवल परिमाण की बात यदि मैं यहाँ पे करके चलूं, E1 को मैं E2 नोट कर सकता हूँ, परिमाण दोनों का समान है, E1 और E2 का परिमाण समान है, तो E1 को E2 लिखो या E2 को E1, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, E2 को भी E1 cos थीटा, परिमाण सेम है, केवल परिमाण लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे परिणाम क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अच्छा, 2E1 का वैल्यू यहां से रख लो, कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब मैं इसको रख कर किए देता हूं। ये हो गया हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इसको रख कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए, मुझे वैल्यू निकालनी है cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू निकालने वाला हूं। ठीक है, तो cos थीटा के लिए क्या करो, कोई सा भी ट्रायंगल लेके चलो, थीटा ये हो गया, तो क्या होता है LAL अपॉन के ए, लाल बटे कक्का से, cos थीटा हो जाता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण, लाल अपॉन कक्का से हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण cos थीटा। तो यहां से आधार हुआ इस त्रिभुज का, अगर मैं लेके चलूं तो A, और कर्ण हुआ यहां से ये रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, इस रूट को रूट ना लिख के मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos थीटा को मैं लिख रहा हूं A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मीन्स होता है पावर हाफ। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू यहां से रखें तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ। हो गया, इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 2A और Q, तो यहां से 2A इंटू क्यू मैंने निकाला, तो क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2A इंटू क्यू। तो यहां से 2 निकाला, Q निकाला और A निकाला, कितना हो जाएगा P। तो क्या बचा, ध्यान दीजिए, यहां से K, इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया P अपॉन एक पावर ये, आधी पावर ये, तो कितनी पावर हो जाएगी, एक और आधी 1.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। हो गया, 3 का आधा 1.5। ठीक है, अच्छा, और सॉल्व कर लेते हैं हम इसको यहां से। वैल्यू आई है, मैं इसको नोट कर देता हूं सेम, KP अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए, जैसा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर निकाला था उसमें किया था, वैसा ही मैं क्या कर रहा हूं, A जो है वो लेस देन है, बहुत छोटा है R से। ये वैल्यू जो है, हम अतिरिक्त दूरी की बात करते हैं, ये दूरी ये जो डिस्टेंस है R, ये मायने रखती है, जबकि ये जो डिस्टेंस है बहुत कम है, आवेशों के मध्य की दूरी है अतिरिक्त दूरी। तो ये हम नगण्य करके चलते हैं, A इज नियरली इक्वल टू 0, A को नगण्य करने, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी यहां से E निरक्ष KP अपॉन कितना हुआ, R की पावर 2 की पावर 3/2। ये तो हो गया 0 यहां से। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, तो E निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको प्राप्त हुई है KP अपॉन R3। ठीक है, ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर। ठीक है, इसको ऐसा भी नोट कर सकते हो, K का वैल्यू रखिए 1/4πε0 P/R3। अच्छा, हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, कितनी आई थी, 2KP अपॉन R3। अतः हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आधी होती है
ई अक्ष, ठीक है। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी होती है निरक्ष की, या फिर ऐसा कह सकते हो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आधी होती है किसकी, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का हुआ क्लियर यहाँ से सारा डेरिवेशन। इस चैप्टर का जो लास्ट डेरिवेशन बचा है वो हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट टॉपिक जो है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। का लास्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बलागुण कार्यरत होगा, कितना बलागुण काम करने वाला है, इसको हम आज निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं क्या करके मान के चलते हैं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये बना रहे हैं हम एक समान विद्युत क्षेत्र E1 E वेक्टर, ठीक है। इसमें थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव इस प्रकार रखा है, ध्यान दीजिए। इस बिंदु को मैं मान लेता हूं A, इस बिंदु को मान लिया B, यहां पर रखा है माइनस क्यू आवेश, इधर रखा है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और इसके मध्य की दूरी कितनी होती थी, 2a होती है, ठीक है। ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर रखा है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो यदि मैं विद्युत क्षेत्र के कारण ये माइनस क्यू आवेश पर बल निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ई, कैसे, F इज इक्वल टू ई अपॉन, ठीक है। यहां से हो गया, सॉरी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो यहां से बल जो हो गया E इंटू क्यू, ठीक है। बल जो है विद्युत बल हो जाएगा E इंटू क्यू, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। अब यहां से प्लस आवेश पर मैं बल निकालना चाहूं, प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई, ठीक है। यहां पे मैं एक लंब डाल लेता हूं जो कि हमें काम आने वाला है आगे, ए बी सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस पर बलागुण निकालना है। ध्यान दीजिए, यदि इस पर हम बल निकालें, विद्युत द्विध्रुव पर बल निकालें, परिणामी बल, तो प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल लग रहा है और माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई बल लग रहा है। तो यदि हम बल निकालें तो प्लस क्यू ई प्लस आवेश पर, माइनस क्यू ई किस पर, माइनस क्यू आवेश पर, तो परिणामी बल जो है F जो है वो तो हो जाएगा यहाँ पे शून्य। विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, परिणाम समान है, तो क्या हो जाएगा, शून्य बल। तो परंतु इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग है। ध्यान दीजिए, इन बलों की कार्यरत कैसे हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं। ये जो द्विध्रुव है ऐसे मान के चलिए, यदि इस पर 10 न्यूटन बल ऐसे कार्य कर, ऐसे लग रहा है और 10 न्यूटन ही ऐसे लग रहा है, तो आप कहोगे ये इस पर परिणाम बल जो है वो 10 शून्य है। यदि ऐसे एक रेखा है, 10 न्यूटन बल इधर से, 10 न्यूटन बल इधर से लगे, तो आप कहोगे परिणामी बल इस पर क्या होगा, शून्य है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, संरेखित तो है। ये बल लग रहा है यहाँ पे और ये बल लग रहा है इधर। एक बल इसको ऐसे पुश कर रहा है, एक इसको ऐसे धकेल रहा है, तो इस पर एक बलागुण काम करने वाला है जो इसको घुमाएगा, ठीक है। इसको घुमाने वाला है, और घुमाएगा कब तक, जब तक कि ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर ना हो जाए। इस बात को हम प्रूव करेंगे डेरिवेशन से। ध्यान दीजिए, डेरिवेशन से हम इस बात को प्रूव करने वाले हैं। तो इस पर बल, परिणामी बल जो है वो तो होगा क्या, शून्य, क्योंकि बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। लेकिन इस पर एक बलागुण कार्य करने वाला है,
बलागुण टॉ। और बलागुण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है किसी भी एक बल का परिमाण किसी भी एक बल का परिमाण ले लो इनटू उन बलों के मध्य की लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, ये होता है बलागुण का सूत्र। तो टॉ, एक बल का परिमाण मैंने ले लिया कितना है, एक बल का परिमाण QE, केवल परिमाण लेके चलना, दिशा नहीं। ठीक है, बलों के मध्य की दूरी, लंबवत दूरी चाहिए, तो दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी जो है ये है BC। ठीक है, अब BC जो है हम निकालने वाले हैं किससे, इस ट्रायंगल से जो मैंने बनाया है, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और LAL लाल बटे कक्का से हम निकालने वाले हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लंब जो है वो है हमारे पास साइन थीटा, लंब जो है वो BC, और कर्ण जो है यहाँ पे 2A। तो BC का वैल्यू हमारे पास कितना आया यहाँ से, BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा हो गया यहाँ से। BC का वैल्यू हो गया यहाँ से 2A साइन थीटा, समकोण त्रिभुज से हमने लिखा। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू QE, BC का वैल्यू हमारे पास आया है 2A साइन थीटा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होगा 2A इंटू Q, हम जानते हैं क्या होता है 2A इंटू Q, 2A इंटू Q विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया। तो टॉ इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया Q निकाला, 2A निकाला, इसको लिखा मैंने P, E हो गया साइन थीटा। यहाँ पे टॉ का वैल्यू आया है PE साइन थीटा। इतना बलागुण काम करेगा किस पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, जो इसको घुमाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक यहाँ पे क्या होगा, बल, ये बल है, और उनके मध्य की लंबवत दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो बलागुण का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्थितियों की बात यदि हम कर लें, ये तो बलागुण का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। स्थितियों की बात मैं करने वाला हूं। एक स्थिति बात करता हूं, यदि थीटा जो है वो 0 है, 0 डिग्री, तो क्या होगा, टॉ कितना हो जाएगा, 0 अगर वैल्यू यहाँ पे रखा तो साइन 0 का वैल्यू 0, टॉ इज इक्वल टू 0। बलागुण कितना होगा, न्यूनतम 0 बलागुण काम करेगा। यदि ये अभी हमने बात करी थी, यदि ये पहले से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है तो इस पर कोई बलागुण कार्यरत नहीं होगा। और दूसरी स्थिति में लेके चलो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो टॉ इज इक्वल टू PE। ये होगा मैक्सिमम बलागुण जब काम करेगा इस पर, जब ये ऐसे होगा 90 डिग्री होगा, थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, ये इसको पूरी तरह से घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, और आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।